हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये एक गाइडेंस वीडियो है। बहुत सारी क्वेरीज और रिक्वायरमेंट आती है दैट किस तरीके से हम अपने करियर में आगे बढ़ें कि एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम एक टीचर बन सकें, एक शिक्षक बन सकें। तो दोस्तों, अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर्स में हैं अभी, या फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एक टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से कदम उठाने हैं अब, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। प्लस आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा, लेक्चरर क्या है या असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है, प्रोफेसर कब बन सकते हैं, प्रोफेसर की पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी पोस्ट होती है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है उन पोस्ट पर लगने के लिए, वो सभी बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक टीचर इन सभी पोस्ट पर हो सकता है। मतलब कि एक टीचर लेक्चरर भी हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है। ये सब चीजें डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए सबसे पहले कि कॉलेज में एक टीचर इनमें से किसी भी पोस्ट पर हो सकता है। ठीक, अब सबसे बेसिक पोस्ट क्या है किसी टीचर की किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। मान लीजिए आपने आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अभी किया है और अब आप कॉलेज में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो आप दोस्तों प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे बेसिक पोस्ट कौन सी है? लेक्चरर की पोस्ट होती है। ओके, और ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में ही अप्लाई होती है। ओके, तो जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, सपोज आपने एमए कर लिया या अपना एमएससी कर लिया है, तो आप किसी कॉलेज में जब पढ़ाने के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं? सिर्फ और सिर्फ लेक्चरर के लिए। ठीक है, तो मैं पोस्ट बाय पोस्ट आपको एलिजिबिलिटी बताती हूँ, और फिर अगर आपको परमानेंट टीचर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उसके पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिकमिंग अ टीचर इन कॉलेज और इन स्कूल। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप एनरोल हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन काम की मिलती है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बताया आपको सबसे पहला पोस्ट होता है लेक्चरर का। ठीक है, तो अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं 55% से, तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ रिक्वायरमेंट निकली है, पेपर्स में रिक्वायरमेंट निकलती है, अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट निकली है और आपके 55% हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, तो आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर की पोस्ट दोस्तों अधिकतर जो है वो गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म में होती है ना। आपने सुना होगा, कुछ समय के लिए ईयर वाइज आपको रखा जाता है, फिर से नए इंटरव्यू होते हैं, फिर रखा जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो गेस्ट फैकल्टी केस में आता है ना। तो अगर सिंपली आपके पास सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन है 55% से, और लेक्चरर की पोस्ट निकली हुई है आपके एरिया में जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, तो वहां आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर से हायर पोस्ट कौन सी होती है? लेक्चरर से हायर पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? मान लीजिए आपके एरिया का जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकली है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? 55% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, प्लस आपके पास नेट या सेट क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर आपके पास
पीएचडी होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर वो लेवल है जहां से आपको गवर्नमेंट सिस्टम में एंट्री मिल सकती है। ठीक है, कैसे बनेंगे आप गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर? बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपके पास 55% है पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो आपको फिर अप्लाई करना है नेट एग्जाम के लिए। ठीक है, नेट एग्जाम क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, जो कौन कंडक्ट कराता है? यूजीसी कंडक्ट कराता है विद द हेल्प ऑफ एनटीए। एनटीए ये एग्जाम लेता है, पर एग्जाम लेने के लिए कह कौन रहा है? यूजीसी कह रहा है एनटीए को कि आप हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट कराएं। ठीक है, अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं, अब नेट क्लियर दो चीजों के लिए होता है, जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। ठीक है, और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। ठीक, अब इस पे भी बात कर लेते हैं हम। तो मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, 55% है आपके पास, बस आपने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप नेट की तैयारी करें। बल्कि अपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके फर्स्ट ईयर से ही आप नेट की तैयारी चालू कर दें। ठीक है, अब आपने नेट नेट एग्जाम दी और आप पास कर लिए उस एग्जाम में। ठीक है, तो आपको मिलेगा, अगर आप 30 ईयर तक के हैं, गर्ल्स और बॉयज के लिए ये अलग अलग हो जाता है, हम जनरल लेकर के चल रहे हैं। गर्ल्स के लिए जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप जो है वो 35 ईयर तक आप एग्जाम दे सकते हैं, और बॉयज के लिए 30 ईयर्स है ये। ठीक है, तब आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की एग्ज़ाम अगर पास कर लेते हैं, मतलब कि नेट की एग्ज़ाम अगर पास कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। जब भी किसी आपके एरिया में या नेशन वाइड किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है, तो क्योंकि आपके पास ये एग्ज़ाम क्लियर है, आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आएगा और आफ्टर इंटरव्यू यू विल बी प्लेस्ड। आपको वहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाएगा, आपको जॉब वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिस्टम शुरू होता है असिस्टेंट प्रोफेसर से। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए गवर्नमेंट सिस्टम में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% प्लस नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए नेट क्वालिफाइड नहीं है और सिर्फ पीएचडी है, तब क्या? तब आपको किसी सिचुएशन में, वैसे ऐसा बहुत कम होता है, आपको रिक्रूट तो कर लिया जाएगा, पर आपको बोला जाएगा विद इन 3 ईयर्स आपको क्या करना है? नेट क्वालिफाई करना है। पर ऐसा बहुत कम होने लगा है अब, क्योंकि नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप अगर आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको नेट की एग्ज़ाम क्लियर करनी है, जिससे आप इंडिया में किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है सेट। सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, या स्लेट भी कहते हैं कई बार इसको, SLET भी कहा जाता है। स्लेट और नेट में ये अंतर है, देखिए जैसे स्टेट है एमपी, एमपी अपना स्लेट करवाती है, मतलब कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जॉब चाहिए तो मुझे स्लेट देना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर मैं ऑलरेडी नेट क्लियर्ड हूँ तो फिर मुझे स्लेट देने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आएगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको? अगर आप नेट कर लेते हैं तो इंडिया में कहीं पर भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, नेट क्लियर नहीं है तो स्टेट वाइज जो सेट होती है वो दीजिए, उसमें पास होइए और इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, और अगर नेट क्लियर है तो कहीं पर भी अप्लाई कीजिए, सीधे इंटरव्यू और एंट्री ले लीजिए। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। तो ठीक है, ये बात हो गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर पहले से आप पीएचडी है तो फिर आप मैंडेटरी है कि आपको नेट करना है विद इन 3 ईयर्स। और ये कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ये थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। पीएचडी है वो बहुत अच्छी बात है, पर नेट भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है,
नाउ अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की आपको जॉब मिल जाती है तो दोस्तों आपको साथ में जेआरएफ भी मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मतलब कि कहीं से भी आप या जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वहीं से आप अपना पीएचडी भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप लेकर के काम खत्म नहीं होगा, आपको अब अपनी पीएचडी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके किसी एक कॉलेज में एंटर कर जाते हैं तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है, पर आफ्टर सम टाइम। क्या एलिजिबिलिटी है? असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है उसके बाद आपको 6 to 8 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर के आप एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर प्रमोट होंगे। And one should have 5 research paper of high quality listed in one of the recognized journal। और आपके पास 5 रिसर्च पेपर होने चाहिए जो किसी एक रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में पब्लिश हुए हैं, तब जाकर के आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी को कंप्लीट करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है ना। प्रोफेसर एलिजिबिलिटी। अब देखिए जब आप लेक्चरर थे, लेक्चरर से आप बने असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप बनेंगे एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के बाद आप बनेंगे प्रोफेसर। ठीक है, तो एसोसिएट प्रोफेसर के पास क्या एलिजिबल, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? आपके पास जो है पीएचडी इन कंसर्न फील्ड, पीएचडी हो आपके पास, प्लस मिनिमम 12 to 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड रिसर्च और रिसर्च फील्ड। या तो 12 से 14 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो या फिर रिसर्च में आप काम कर रहे हो 12 से 14 साल तक, तब जाकर के आप प्रोफेसर के पद पर प्रमोट होंगे। और साथ में यहाँ पर अप्रोक्सीमेट या आप कह लीजिए मिनिमम 10 रिसर्च पेपर का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, 10 रिसर्च पेपर का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा तरीका था आप लोगों को गाइड करने का कि आपको अपने लाइफ में किस तरीके से बढ़ना है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो तभी नेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे क्या होगा आप आने वाले 2 साल में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपकी नेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आप इजीली जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करके अपना असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के पद पर जो है पदस्थ हो सकेंगे। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपकी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।